नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसको मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस कराऊंगा। जिन भी लोगों का एग्जाम हो चुका है या जिनका एग्जाम होने वाला है या जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। नवरोज किसका त्यौहार है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल, वो है नवरोज जो है पारसी समुदायों का त्यौहार है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पारसी नववर्ष का एक प्रतीक है और ये फारसी कैलेंडर के पहले दिन को ही मनाया जाता है। नवरोज का अर्थ है नया दिन। यह त्यौहार आमतौर पर 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखे हैं भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और कौन कौन से धर्म किस किस से संबंधित है, उनके बारे में देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक नज़र। जैसे दिवाली है, इसमें हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। और ईद उल फितर यह मुस्लिम समुदायों का त्यौहार और रमजान के अंत का त्यौहार है। इसके साथ ही जो क्रिसमस है वो ईसाई समुदाय का त्यौहार है और ईसा मसीह के जन्म का उत्सव होता है इसमें। और गुरु पर्व यह सिख धर्म का समुदाय है और इसे जो है गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो त्यौहार है वो आता है होलिका दहन। ये भी हिंदू समुदाय का त्यौहार है। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में ये मनाया जाता है। बुद्ध परिमाण यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और महात्मा बुद्ध की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। और महावीर जयंती ये जैन लोगों का समुदाय है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका त्यौहार आता है ओणम। ये मलयाली हिंदू समुदायों का त्यौहार है और ये केरल का प्रमुख फसल उत्सव के समय में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है नवरात्रि। नवरात्रि हिंदू का त्यौहार और माँ दुर्गा की पूजा की करती है तथा लोग इसमें उपवास भी रखते हैं। पोंगल। पोंगल तमिलनाडु हिंदू समुदाय का समुदाय है और ये फसल कटाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो राजा मान सिंह थे उन्होंने आमेर का किला बनवाया था। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो किला है राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में बना है और यही किला राजधानी स्थापत्य कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नमूना है। इसे बनाने में करीब 100 साल का समय लगा था। ओके, आमेर के किले को बनाने का काम जो था राजा मान सिंह ने शुरू किया था और इसे पूरा करने का काम सवाई जय सिंह द्वितीय तथा राजा जय सिंह प्रथम ने भी किया था। आमेर का किला जो है मध्यकाल का एक स्मारक है और यही किला अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आमेर के किले के अंदर शीश महल है जिसकी दीवारें को कॉनकेव शीशों से उपेरा गया है। आमेर के किले में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है जो रायगढ़ के किले से जुड़ी हुई है। आमेर के किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ओके, और भारत के जो प्रमुख किले हैं उनको जो बनाया गया है उनके स्थापत्य के बारे में एक नज़र देखते हैं। जैसे कि रेड फोर्ट लाल किला जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था और ये एक मुगल सम्राट था। नेक्स्ट आपका जो आता है तो आगरा का किला आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगरे का किला ये अकबर के समय बनाया गया था। ओके, ग्वालियर का किला है और राजा मानसिंह तोमर ने बनाया था जो तोमर वंश के शासक थे। और ये मेहरगढ़ का किला जो था राव और जोधा ने बनवाया था, राठौर वंश से संबंधित थे जोधपुर की। और चित्तौड़गढ़ का एक दो किला है जो चित्रागढ़ मौर्य ने बनवाया था, जो मोदी वंश से संबंधित थे। उसके बाद है कुंभलगढ़ का किला, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। मेवाड़ के ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ओके, कि गोलकोंडे का किला है काकतीय वंश से संबंधित था और बाद में कुतुब शाही सुल्तान इस पे शासन कर रहे थे। इसके बाद आता है जैसलमेर का किला, इसे रावल जैसल ने बनवाया था, भाटी राजपूत थे। और जूनागढ़ का किला इसे राजा जयसिंह ने बनवाया था जो बीकानेर तथा राठौर वंश से संबंधित थे, बीकानेर के रहने वाले थे। उसके बाद में सिंहगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो है कौन सा धर्म कृषि को गलत मानता है? तो कौन सा धर्म आपकी कृषि को गलत मानता है भाई? कौन सा धर्म कृषि को गलत मानता है? ओके, तो इसके में आपका राइट आंसर है जैन धर्म। जैन समुदाय के लोग हैं जो कृषि को गलत मानते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि कृषि करने के दौरान भूमि को खोदने और खेती करने में कई छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां तथा अन्य सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं जो अहिंसक के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। जैन अहिंसक सिद्धांत पर आधारित है जिन्हें सभी जीवों का सम्मान तथा उनकी रक्षा करना उनका मुख्य सिद्धांत है। इसी कारण से कुछ जैन साधु अनुयायी खेती से परहेज करते हैं। ओके ओके, नीचे हमने कुछ प्रमुख धर्मों को और उनके संस्थापक को लिखा गया, उनको भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। हिंदू धर्म के
का कोई भी संस्थापक नहीं है और ये प्राचीन वेदों उपनिषदों से विकास हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। बौद्ध धर्म के आपके गौतम बुद्ध संस्थापक है, जिनका पिछला नाम सिद्धार्थ गौतम था। जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थक थे। हालांकि जैन धर्म का प्रारंभ पहले ही तीर्थकर ऋषभदेव से माना जाता है। ओके। और सिख धर्म के आपके जो संस्थापक है गुरु नानक देव है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद है। और ईसाई धर्म के संस्थापक जो यीशु मसीह हैं, जीसस क्राइस्ट। यहूदी धर्म के आपके संस्थापक जो हैं मूसा हैं, यहूदी धर्म के पैगंबर जिसे कहा जाता है। और पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरास्टर को माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपका आता है, वो है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ब्रिटेन। भारतीय सरकार की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। आइए इसके बारे में और जानते हैं विस्तार से। देखिए, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है और यह संसद के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा है। एक ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के ही समान है। भारत के प्रधानमंत्री भी सरकार के प्रमुख होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके। और संविधान सभा में बहुत विचार विमर्श करने के बाद भारत के लिए ब्रिटिश सरकार की मॉडल संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई थी तथा मध्यकाल में यूरोप के शासकों ने अपने नागरिकों को सहमति के बिना कर वसूलने से मुश्किल होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए नेताओं ने अपने नागरिकों की मांगों और चिंताओं को सुनने के प्रतिनियुक्त निकायों को बुलाया तथा पहली संसद इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आया था रोशन माया शोभा नारायण नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कथक। रोशन माया और शोभा नारायण आपके कथक नृत्य से संबंधित हैं। और कुछ प्रमुख हमने इसमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया और उनसे संबंधित कुछ जो है कलाकार उनके भी नाम दिए गए, जैसे कि भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम से संबंधित आपके जो कलाकार हैं वो है रुक्मिणी देवी हैं और यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, मल्लिका शाहरुख कोई है। और कथक नृत्य से जो संबंधित हैं वो है आपके पंडित बिरजू महाराज, रोशन माया नारायण कृष्ण और शंभू महाराज। कुचिपुड़ी नृत्य की जो नृत्यांगना है वो है राधा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, बिम्बती चिन्ना सत्यम। ओडिसी नृत्य से जो संबंधित हैं उनका नाम है केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्राही। वो कथकली नृत्य से जो संबंधित हैं उनका नाम है कला मंडपम गोपी और रमा नकुटी नायर और कला मंगलम कृष्ण प्रसाद। ओके। और मणिपुर से संबंधित कौन कौन है, विपिन सिंह है और ये आपके राजकुमारी बीबी देवी हैं, जयंत कस्तूरे हैं। उसके बाद में आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से कौन कौन से कलाकार हैं आपके, कला मंडलपम कल्याणी और कोटी अम्मा कनक रेले, ये भी आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। उसके बाद में एक जो नृत्य का तरीका है वो सत्रिय नृत्य है। इसके जो है दमजित बर्मन इसके हैं कलाकार, नृत्यांगना और नरेंद्र गोगोई भी इसके कलाकार हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 365 है वो राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से इम्पोर्टेंट पॉइंटों को समझते हैं कि संवैधानिक तंत्र के विफल या राज्य सरकार के प्रावधान के मुताबिक काम न करने की स्थिति में राष्ट्रपति ही यह शासन लगाते हैं। ओके। 365 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग भी कर सकता है तथा राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ओके। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को यह घोषणा करनी होती है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके अधिकार के अधीन होंगी। राष्ट्रीय शासन को लागू करने के बाद संसद को इसे जारी करने की तारीख के 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रीय शासन की अवधि शुरू में 6 महीने की होती है, तो इसे संसद की मंजूरी के हर 6 महीने के अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके। इसके बाद में 2 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट और ध्यान रखनी है कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका लगाया गया था जून 1951 को पंजाब के राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। ओके। और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में गेहूं उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ठीक है, सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन राज्य आपका उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का करीब 35% हिस्सा उत्तर प्रदेश से ही होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती मुख्य रूप से पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में होती है।
ओके। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और उत्तर प्रदेश में इसके अलावा जौ हो गया, गन्ना, आलू, दाल भी काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? ओके। तो 1983 के विश्व कप में जो सर्वाधिक रन बनाए थे कृष्णामाचारी ने बनाए थे। इसमें आपका राइट आंसर होगा कृष्णामाचारी। और उसमें जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। ओके। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1983 से संबंधित कृष्णामाचारी जो थे 1983 में क्रिकेट विश्व के फाइनल में मैच के सर्वोच्च स्कोर थे। और वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो एक सलामी बल्लेबाज के रूप में खेले थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल मैच में श्रीकांत ने आउट होने से पहले 57 गेंदों पर 33 रन बनाए थे। ओके। और यह दो मैच था वो लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में खेला गया था। और जो टॉस जो जीता था वेस्ट इंडीज ने पहले और 6 रन का फैसला किया था। उसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता था। जो श्रृंखला थी वो श्रृंखला थी आपकी प्रूडेंशियल कप की ये श्रृंखला थी। ओके। मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो थे मोहिंदर अमरनाथ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के आपके मोहिंदर अमरनाथ थे। और टूर्नामेंट का जो इसमें था 1983 में भारत विश्व कप जीता था, जिसका विश्व कप का नाम क्या था? कप का नाम प्रूडेंशियल कप। ओके। मैच का प्रारूप क्या था? ये एक दिवसीय मैच था। ऐसे 60 ओवरों का मैच था। इसमें अंपायर 2 अंपायर थे, जिसमें अंपायर का नाम है मैरी मेयर और डिकी बियर्ड। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण जो औरंगजेब ने करवाया था। और ये 17वीं शताब्दी की यह मस्जिद है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। और दिल्ली की घेराबंदी के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इससे बाद में अंग्रेजों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है कि और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाल किले के 500 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका नाम है जामा मस्जिद यह है। और जिनके निर्माण करने वाले शासकों के भी नाम दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जिसकी जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ ने, मुगल सम्राट ने करवाया था। और ये 1665 में बनी थी। ये दिल्ली में स्थित है। ओके। मोती मस्जिद ये आगरा में स्थित है, आगरा में। और इसके निर्माणकर्ता इसे शाहजहाँ ने बनवाया था 1654 ईस्वी में। अगली मस्जिद आपकी आती है ताज उल मस्जिद। ये भोपाल में स्थित है और इसे नवाब शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था 19वीं सदी में। नेक्स्ट आपकी आती है फतेहपुर सीकरी मस्जिद। ये दिल्ली में स्थित है और इसे फतेहपुरी बेगम ने बनवाया था और शाहजहाँ की बेगम थी। इनका निर्माण 1650 में हुआ था। अगली मस्जिद जो आपकी आती है तो वो थी बादशाही मस्जिद और ये लाहौर में स्थित है, पाकिस्तान में जो है। निर्माणकर्ता इसके औरंगजेब हैं, मुगल सम्राट थे वो एक। ओके। आगे आती है जमाली कमाली मस्जिद। ये दिल्ली में स्थित है। इसे शेख जमाली कमाली ने बनवाया था। ओके। इसका निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपकी आती है अदायनी मस्जिद। ये पंडुआ पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे जो है सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आपकी आती है चार मीनार। चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है और इसके जो निर्माण करता है वह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह है और इसे 1551 ईस्वी में बनवाया गया था। अगली जो आपकी मस्जिद आती है वो होती है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसे कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है और इसके निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1193 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट आपकी मस्जिद जो आती है जामा मस्जिद, जो है अहमदाबाद में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता सुल्तान अहमद शाह है। ओके। इसका निर्माण 1424 ईस्वी में हुआ था। एक जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आता है आपके मल्टी मॉडल गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो तो सबसे गरीब राज्य आपका कौन सा है? बिहार है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा है। बिहार में लगभग 91 पॉइंट आबादी वो यहाँ सबसे सर्वाधिक आबादी है। वहीं झारखंड में लगभग 42.16% आबादी गरीबी है। और इसके अलावा गरीबी के मामलों को एक नज़र देखने की मेघालय में जो लगभग 27.79% आपकी आबादी गरीबी है। और उत्तर प्रदेश में आपकी 22.93% आबादी आपकी गरीबी है। और जो है मध्य प्रदेश में 20% से कुछ ज़्यादा आबादी गरीबी है। वहीं केरल में अगर हम देखते हैं तो गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। केरल में लगभग 0.71% आबादी गरीब है। इसके अलावा गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु जैसे राज्य में भी गरीबी का प्रतिशत लगभग 5% से भी कम है। ओके। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 25% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका आता है शशि थरूर किससे संबंधित है। ओके, अब जो शशि थरूर है वो किससे संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो शशि थरूर जो थे वो एक भारतीय राजनेता से संबंधित हैं। आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ओके, अब वो ये एक लेखक और एक पूर्व राजनयिक भी हैं। ओके, एक साथ साथ जो शशि थरूर जी हैं वो भारतीय राजनीतिक तब पूर्व नायिका हैं जिन्होंने 2009 में केरल में तिरुवनंतपुरम के लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में वे विदेशी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। वे भारत सरकार के 2009 से 2010 तक विदेश मंत्रालय के पद पर भी रहे और 2012 से 2014 तक वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। शशि थरूर ने कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं जिनके बारे में आइए देखते हैं, नज़र देखते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तकों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली पुस्तक इनकी है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इन्होंने 1989 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी थी इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, 1970 में लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक इनकी आती है एलिफेंट द टाइगर एंड द सेल फोन, ओके, रिफ्लेक्शन ऑन इंडिया इन द 21st सेंचुरी 2007 में लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट आपकी इनकी पुस्तक जो आती है वो है एन ईरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, 2016 में लिखी गई पुस्तक है। इग्नोरिस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, 2017 में लिखी गई पुस्तक है। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट्स इंडिया, ये 2018 में लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक इनकी आती है हिंदू वेश एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, 2020 में लिखी हुई इनकी पुस्तक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी जा सकती हैं। द फ्राइड पुस्तक इनकी भी पूछी जा चुकी है। ये पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज द मीन टू बी इंडियन, 2021 में लिखी गई पुस्तक है। और इनकी अगली पुस्तक इनकी जो आती है वो है द एलिफेंट एंड द टाइगर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2023 में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया था वो आता है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 कहाँ हुआ था। तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट जो कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा या भुवनेश्वर, ये दिया होगा। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, जो कप है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप है, इसे हीरो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप भी कहा जाता है। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप जो का तीसरा संस्करण था ये, जिसे 9 से लेकर 18 जून तक 2023 के बीच भारतीय के शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था और यह 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो जो आया था शास्त्रीय अधिनियम 1878 के दौरान वायसराय कौन थे आपके। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पाया था। इसका जो राइट आंसर था वो आपके लॉर्ड लिटन था। ओके, लॉर्ड लिटन जो थे वे 1876 से लेकर 1880 तक इनका कार्यकाल था। और इस नियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस नियम के तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बेचना, खरीदना गैर कानूनी हो गया था। ओके, इस नियम के तहत इस नियम को जो तोड़ते थे उनको 3 साल की जेल तथा जुर्माना या दोनों भी हो सकते थे। ओके, इस तरह से यह नियम आया था। और इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को अधिनियम छिपाने की कोशिश की जाती है तो उसे 7 साल की जेल या जुर्माना दोनों भी हो सकते थे। यह अधिनियम बहुत ही अधिक भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह अधिनियम जो था ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और कुछ सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था। इस अधिनियम को 19वीं सदी के दौरान बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद के जवाब में बनाया गया था और तथा अंग्रेज का मकसद था कि राइफल और पिस्तौल रखने से रोकना था ताकि 1957 के विद्रोह के जैसा कोई भी और विद्रोह ना हो सके। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।